वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए करंट अफेयर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग नियुक्ति के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखते हैं पहली नियुक्ति। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह आपके ज्ञानेश कुमार जी हैं, जो भारत के जो है 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। काफी चर्चा में भी रहे हैं। और अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं वर्तमान में वह आपके विवेक जोशी और सुखवीर संधू हैं। आप लोग जानते हैं कि चुनाव आयुक्त जो है 3 सदस्यीय आयोग है। इसमें एक चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और 2 आपके अन्य सदस्य होते हैं। तो अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं ये आपके विवेक जोशी और सुखवीर संधू हैं। अगला आपका मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में है वह BR गवाई जी हैं और यह भारत के जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान महान्यायवादी कौन है जिन्हें हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम जानते हैं? वह आपके R वेंकटरमण जो है ये भारत के 16वें महान्यायवादी हैं और इनके सहयोग के लिए जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं जिनका नाम तुषार मेहता है। तुषार मेहता जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं वर्तमान में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वह न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा में उपसभापति जो है हरिवंश नारायण सिंह हैं। वर्तमान में जो राज्यसभा में सभापति नहीं है क्योंकि वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति का जो पद है वह वर्तमान में खाली है। जयदीप धनखड़ जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया है, इसलिए उपराष्ट्रपति जो पद है वह खाली चल रहा है इस टाइम। राज्यसभा की महासचिव जो है वह प्रमोद चंद्र मोदी हैं और राज्यसभा में जो नेता विपक्ष हैं वह मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। वहीं पर राज्यसभा में जो नेता सत्ता पक्ष हैं वह JP नड्डा जी हैं। इसी प्रकार से 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वह ओम बिरला जी चुने गए हैं और लोकसभा में जो नेता विपक्ष हैं वह राहुल गांधी जी हैं। लोकसभा के जो महासचिव हैं वह उत्पल कुमार सिंह हैं। वही बात करते हैं वर्तमान जो हमारे राष्ट्रपति हैं वह द्रौपदी मुर्मू जी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सभी लोग जानते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम लोग कैग के नाम से जानते हैं यह वर्तमान संजय मूर्ति जी हैं। संजय मूर्ति जो है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। सर्वोच्च सेनापति आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति होता है और उस पद पे जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में अमरप्रीत सिंह जी हैं। नौसेना अध्यक्ष जो है यह दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं और थल सेना जो पद जो अध्यक्ष हैं थल सेना अध्यक्ष ये आपके उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। और इन सबको साथ में लेकर चलने वाला जिसे हम लोग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिससे हम लोग CDS के नाम जानते हैं वह लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। जो CDS हैं वर्तमान में वह अनिल चौहान जी हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो भारत सरकार के हैं वह आपके अनंत नागेश्वरम जी हैं। इसी प्रकार से प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो भारत सरकार के हैं वह अजय कुमार जी हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC जो वर्तमान में है वह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख जो है वह प्रमोद सूद जी हैं और मुख्य सूचना आयुक्त CIC जो है वह हीरालाल सामरिया हैं। इसी प्रकार से इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो निदेशक हैं वह तपन कुमार डेका जी हैं और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो प्रमुख हैं वह पराग जैन बनाए गए हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे हम लोग NIA के नाम जानते हैं इसके जो महानिदेशक हैं वह सदानंद वसंत दांते जी हैं और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC जो है आपके हीरालाल सामरिया जी हैं। इसी प्रकार से नीति आयोग की बात की, नीति आयोग का गठन आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को गठन इसका किया गया था और प्रधानमंत्री जो इसके अध्यक्ष होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष जो नीति आयोग के सुमन कुमार बेरी जी हैं और CEO जो है नीति आयोग के जो आपका BVR सुब्रमण्यम जो है यह वर्तमान में CEO है नीति आयोग की। UPSC के जो चेयरमैन है वह अजय कुमार जी हैं और 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वह दिनेश माहेश्वरी बनाए गए हैं और 22वें कौन थे वह ऋतुराज अवस्थी जी थी। तो 23वें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम दिनेश माहेश्वरी है और 22वें जो आपके ऋतुराज अवस्थी जी हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष अब वर्तमान में बनाई गई हैं, वर्तमान में है इस पद पर, वह विजया रहाटकर जी हैं। ये परीक्षा दृष्टि काफी इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए वह हंसराज गंगाराम अहिर जी हैं और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो है अशोक कुमार माथुर जी हैं। इसी प्रकार से वर्तमान लोकपाल जो हैं वह अजय अजय मानिक राव खानविलकर जी हैं और 16वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं वह अरविंद पनगड़िया जी हैं और 15वें जो अध्यक्ष थे वह एनके सिंह थे। तो 16वें भी याद रखिएगा अरविंद पनगड़िया और 15वां भी आप लोग याद करिएगा एनके सिंह जी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अंतर सिंह आर्य हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो किशोर मकवाना जी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह वी रामा सुब्रमण्यम है, जो यह जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार के 9वें जो है अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रियांक कानूनगो जी हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। सेबी जो वर्तमान जो चेयरमैन है जिसे हम लोग भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम जानते हैं वो आपका तुहिन कांत पांडे जी हैं, जो सेबी जो चेयरमैन हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वह रविंद्र भाकर हैं और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिसे हम लोग ट्राई के नाम जानते हैं अनिल कुमार लोहाटी जो इसके चेयरमैन हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो सीईओ बनाए गए हैं वह भुवनेश कुमार बनाए गए हैं। ये अभी हाल ही में नियुक्ति होती है, अभी आपकी परीक्षा दृष्टि इंपॉर्टेंट है। और भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त जो है यह मृत्युंजय कुमार नारायण जो है वर्तमान में महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त हैं और इसरो जो चेयरमैन है वह वी नारायण है और यह 11वें जो है इसरो चेयरमैन। इसी प्रकार से डीआरडीओ जो चेयरमैन वर्तमान में है वह भी कामत जी हैं, समीर वी कामत इनका नाम है, जो आपके डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे हम लोग आईसीसी के नाम जानते हैं इसके जो चेयरमैन है वह अमित शाह जी के पुत्र जयशाह हैं और यह भारत के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो सीईओ हैं वह जियोफ एलार्डिस हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच के जो चेयरमैन हैं वह मोहम्मद तैयब इकराम हैं और फीफा के जो चेयरमैन वो आपके जियानी इन्फिनिटनो या इटली स्विट्जरलैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के जो चेयरमैन है वह लवलीना बोर्गहेन है और बीसीसीआई जो चेयरमैन वर्तमान में है वह रोजर बिन्नी है, जो बीसीसीआई के वर्तमान चेयरमैन है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो चेयरमैन है वह गौतम गंभीर हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर हैं वह संजय मल्होत्रा जी हैं और ये 26वें चेयरमैन हैं। आरबीआई गठन आप लोग जानते हैं कि आरबीआई जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बाद में जो है 1 जनवरी वर्ष 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहले जो इसका मुख्यालय था वह आपके कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान जो इसका मुख्यालय आपके मुंबई में है। ये सभी चीज़ें आप लोग नोट कर सकते हैं। और आरबीआई में जो है 1 गवर्नर होते हैं और 4 जो आपके उप गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर जो आपके संजय मल्होत्रा जी हैं, उप गवर्नर जो हैं वह एस जानकी रमन, एम राजेश्वर राव, पूनम गुप्ता और टी रविशंकर जो है अन्य 4 गवर्नर हैं। परीक्षा में उप गवर्नर से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। महासचिव जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वो एंटोनियो गुटेरेस हैं जो पुर्तगाल के हैं और 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वह एनालेना बैरबॉक जो जर्मनी के हैं। 80वें जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के जो चेयरमैन बनाए गए हैं वह एनालेना बैरबॉक बनाए गए हैं और जो 79 थे उनका नाम फिलेमोन यंग था और ये आपके कैमरून के थे। चाहे 79 पूछे चाहे आपका 80 पूछे, दोनों आप लोग नोट कर सकते हैं, दोनों परीक्षा इंपॉर्टेंट है। 14वें जो अध्यक्ष बनाए गए विश्व बैंक के वह अजय बंगा है, यह भारतीय अमेरिकी हैं अजय बंगा जी जो विश्व बैंक के चेयरमैन हैं। प्रबंध निदेशक जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आईएमएफ के वह क्रिस्टिना जॉर्जिवा है और ये आपकी बुल्गारिया की हैं। इसी प्रकार से विश्व व्यापार संगठन के जो महानिदेशक वर्तमान में है वो WTO है, इनका नाम नगोजी अकोंजो इवेला है और यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं उनका नाम आद्रे अजोले जो फ्रांस के हैं। इसी प्रकार से खाद्य एवं कृषि संगठन के जो महानिदेशक हैं उनका नाम क्यू डोंगे हो, ये आपके चीन के हैं। खाद्य एवं FAO के जो महानिदेशक हैं क्यू डोंगे हो, ये आपके चीन के हैं। यूनिसेफ के जो प्रमुख हैं वो कैथरीन रसेल हैं, ये आपके अमेरिका की हैं। इसी प्रकार से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के जो महानिदेशक हैं वह टेड्रोस अधानोम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक हैं वह टेड्रोस अधानोम है। इसी प्रकार से नाटो के जो महासचिव हैं वह मार्क रूटे हैं नीदरलैंड के और एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष वर्तमान में वो मसातो कांडा जो जापान के हैं। इंटरपोल के जो अध्यक्ष हैं वह अहमद नसीर अल राइसी जो UAE के हैं इंटरपोल के
चेयरमैन इस टाइम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष हैं वो बुजी इकासावा जो जापान के हैं। इसी प्रकार से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की जो चेयरमैन है वो डिल्मा रूसेफ हैं, ये आपके ब्राजील के हैं। तो यह जो कुछ प्रमुख नियुक्ति थी। कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपकी परीक्षा में पूछा सकता है, उनको हम देख लेते हैं हम लोग। 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया आपका 2025 में। इसमें जो है मुख्य अतिथि जो रहे हैं 2025 में वो प्रबोतो सुबियांतो रहे हैं, ये आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे हैं। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और गणतंत्र दिवस 2025 की थीम जो रही है वो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की थीम रही है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार मिला है वह उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है। इसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और देख लेते हैं हम लोग। बाघ गणना रिपोर्ट 2022। भारत में बाघों की जो कुल संख्या हो गई वो आपके 3682 हो गई है। और यह पूरे विश्व के 75% बाघ जो है भारत में ही निवास करते हैं। और बाघों जो अधिकतम संख्या है वह हमारे जो प्रदेश आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पर 785 बाघ सबसे अधिक अन्य राज्यों की तुलना में। उसके बाद स्थान आता है आपका कर्नाटक का, जहाँ 563 बाघ है। फिर आपका उत्तराखंड तीसरे स्थान 560 बाघ के साथ, और महाराष्ट्र आपका 444 बाघ के साथ चौथे स्थान पर है। तो सबसे अधिक बाघ वाला जो राज्य है आपका मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड, फिर आपका महाराष्ट्र है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश जो बाघों संख्या हो गई है वह आपकी 222 हो गई है। अगर टाइगर रिजर्व की स्थिति में देखा जाए, सबसे अधिक जो टाइगर रिजर्व सबसे अधिक जो बाघ है आपके जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ हैं, और ये आप जानते हैं उत्तराखंड में है। और सबसे अधिक जो बाघ आपके 260 बाघ आप जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में है। ऊपर वाले राज्य के रूप में है, नीचे आपके टाइगर रिजर्व के रूप में है सबसे अधिक। और आप लोग जानते हैं कि 29 जुलाई जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, यह भी एक दिवस के रूप से काफी इंपॉर्टेंट है। और इनकी बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से जो 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जो है टाइगर समिट हुआ था, और जो टारगेट दिया गया था भारत ने वो टारगेट काफी पहले ही पूरा कर लिया था। और भारत सरकार ने वर्ष 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की जो है शुरुआत की थी। अब बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 4 टाइगर रिजर्व हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व आपका, अमानगढ़ और रानीपुर टाइगर रिजर्व। टोटल जो है 4 टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। अब पूरे भारत की बात की जाए तो भारत में टोटल जो है वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व है। जो नवीनतम उनको हम लोग देख लेते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व आपका उत्तर प्रदेश में है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व आपके राजस्थान में है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व आपके छत्तीसगढ़ में है। रातापानी टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में है। और माधव टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में है। तो जो नवीनतम है वो किस राज्य में है वो है आपके लिए जरूरी है। तो माधव मध्य प्रदेश में है, रातापानी यह भी मध्य प्रदेश में है, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है, धौलपुर करौली आपके राजस्थान में है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में है। तो इधर ज्यादातर आपके मध्य प्रदेश में ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। वही बात करते सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है ये आपके नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व आपके तेलंगाना में है। सबसे छोटा की बात की जाए तो बोर जो महाराष्ट्र वर्धा में स्थित है यह सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। कुछ जीआई टैग को हम लोग देख लेते हैं। जीआई टैग जो हाल ही में प्राप्त हुए हैं, सांगरी बीन जो है यह राजस्थान को मिला है। अमलद साद चीकू जो है आपके गुजरात को जीआई टैग मिला गया है। सौदागिरी ब्लॉक पोट्री आपके अहमदाबाद में। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा जो है त्रिपुरा को मिला है। सितार और तानपुर आपके महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला गया है। कुंभकोणम पान का पत्ता जो है तंजावुर तमिलनाडु को दिया गया है। थोवलाई फूल माला आपके कन्याकुमारी को दिया गया है। विलो बैट जम्मू कश्मीर को जीआई टैग दिया गया है। हैंडलूम उत्पाद रिंडिया ये आपके मेघालय को जीआई टैग दिया गया है। इसी प्रकार से सहनाई जो जीआई टैग मिला बनारस को। और घरचोला साड़ी जो पारंपरिक हस्तशिल्प है यह गुजरात को दिया गया है जीआई टैग के रूप में। इसी प्रकार से पश्मीना ऊन आपके लद्दाख को दिया गया है। अजरक प्रिंट जो है यह गुजरात को जीआई टैग दिया गया है। साजिश क्राफ्ट जो आपको मथुरा को दिया गया है। जनजाति पोशाक जिसका नाम रिगनाई पचरा या त्रिपुरा को दिया गया है। इसी प्रकार से बांसुरी जो है पीलीभीत को दिया गया है। गोंड पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। और तिरंगा बर्फी आपके वाराणसी को दिया गया है। अगर जीआई टैग उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सबसे जो जीआई टैग मिला है यह आपके वाराणसी को ही मिला है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। 2024-25 में जो प्रमुख समझौते हुए हैं किस देश के साथ हुए हैं उनको हम लोग देखते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने जो है डेनमार्क से समझौता किया है। सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए जो भारत ने नेपाल से समझौता किया है। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने इटली के साथ समझौता किया है। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने नेपाल के साथ समझौता किया है। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत ने जो है चिली के साथ समझौता किया है। जल स्वच्छता स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने जो है
नेपाल के साथ समझौता किया है। रक्षा और व्यापार समझौतों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने न्यूजीलैंड के साथ समझौता किया है। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत प्रदान करने के लिए जो है भारत ने अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता किया भारत ने इंडोनेशिया के साथ। इसी प्रकार से डीप टेक, नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास साथ जो है इसे एशियाई विकास साथ समझौता किया है। इसी प्रकार से भारतीय नौसेना के साथ विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए जो है भारत ने यूके के साथ समझौता किया है। और रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता जो है भारत ने अल्जीरिया के साथ समझौता किया है। तो यह जो है भारत के द्वारा कुछ प्रमुख जो समझौते किए गए हैं उनको हम लोग देख लिए हैं। यहाँ पर एक छोटे सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछा सकता है उसको हम लोग यहीं देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं सेवन सिस्टर्स के नाम से आप जानते हैं जो पूर्वोत्तर में हमारी है। तो यह जो है उनमें आपका अरुणाचल प्रदेश शामिल है, असम शामिल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है और नागालैंड है। इन सातों को जो है सेवन सिस्टर नाम जाना जाता है। यहाँ बताने से भी इतना पर्पज है, इनकी राजधानी अक्सर पूछी जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ये आपकी ईटानगर है। इसी प्रकार से असम की जो राजधानी है वह है असम की जो राजधानी वह दिसपुर है। मेघालय जो राजधानी वह आपकी शिलांग है। त्रिपुरा की जो राजधानी है वह अगरतला है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मणिपुर का इंफॉल और नागालैंड की राजधानी जो आपकी कोहिमा है। यहाँ से प्रश्न जो है पेट के पेपर में एक देखने को मिल सकता है। यहाँ पे गठन थोड़ा दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश गठन जो है 1987 में हुआ था। त्रिपुरा का 72 में हुआ था। नागालैंड का 1963 में हुआ था। मणिपुर का जो गठन 1972 में हुआ था। मिजोरम का जो आपका 1987 में हुआ था। असम का 1950 में। मेघालय जो है 1972 में हुआ था। और सिक्किम का जो है 1975 में हुआ था। तो यह गठन वर्ष भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस प्री 2025 के हमारा मेंटरशिप बैच शुरू किया गया है। यह बैच है हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो पेपर है ये आपका 12 अक्टूबर 2025 को जो है निर्धारित है। और यह जो बैच आपको मिलेगा ये आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। वर्तमान में जो इसका प्राइस है वह है 2495 रुपये प्राइस था। यहाँ पर आपको जो है कूपन कोड आप यूज करेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट, तो आपको जो है प्राइस आपको पे करना होगा उसमें 80% का डिस्काउंट मिलेगा। तो टोटल जो फीस हो जाएगी वो 499 इसकी टोटल फीस हो जाएगी। तो 499 में जो है आपको क्या क्या फीचर मिलेंगे उनको हम देख लेते हैं। डेली हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए जाएंगे। डेली स्टडी प्लान दिया जाएगा। यूपी से स्पेशल सब्जेक्ट वाइज जो हाई शॉर्ट नोट दिए जाएंगे वीडियो के रूप में और आपको पीडीएफ दी जाएगी। डेली महत्वपूर्ण टॉपिक के रिवीजन नोट्स और गाइडेंस जो है आपको क्या पढ़ना कैसे पढ़ना सब कुछ आपको बताया जाएगा। टॉपिक वाइज रिवीजन करंट अफेयर नोट्स और रिकॉर्डेड क्लासेस रूप में दी जाएगा। वार्षिक करंट अफेयर पापा पीडीएफ मैगजीन जिसे करंट के पूरे सवाल सही होते हैं और पिछले 10 वर्षों के महत्वपूर्ण पीआईक्यू जीएस प्लस सीसैट के जो प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और 25 टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इसमें 6 फुल टेस्ट होगा, 5 सीसैट के, 5 यूपीजीके के, करंट बजट सर्वे और 9 आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। टोटल करंट अफेयर की मंथली वाइज जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। यूपी करंट अफेयर की जो मंथ वाइज जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब इसकी जो वैलिडिटी होगी वो यूपी पीसीएस 2025 जो है के एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। तो यह जो बैच आप जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको यह बैच मिलेगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जो है पीसीएस प्री 2025 सेक्शन में जाकर आप ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड यूज करके जो है 499 पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ज्ञान सर का गाइडेंस और लास्ट मिनट टिप्स और मोटिवेशन और एससीएस टीम और डेली बेसिस पे डाउट क्लियरेंस आपको चाहिए तो आप जो है 1000 रुपये और देकर एससीएस टेलीग्राम मेंटरशिप ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यह मेंटरशिप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530752384455969606608 ये 3 दिए गए नंबर है। इसको जो है ज्वाइन करने के लिए इस पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जो है गाइडेंस लेना चाहते हैं और डाउट क्लियरेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 1000 रुपये अलग पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख मोबाइल ऐप हैं जो हाल ही में लॉन्च किए गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के जो है राइज ऐप शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जो है स्व रेल ऐप लॉन्च किया गया है भारतीय रेल द्वारा। आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए
आरबीआई डाटा पोर्टल लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक करने के लिए मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है सेबी द्वारा। भगोड़ों को पकड़ने के लिए एसबीआई का एक पोर्टल है भारत पोल पोर्टल, और इसे जो है गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए स्कैन पोर्टल लॉन्च किया गया। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय द्वारा इसका शुरू किया गया स्कैन पोर्टल को। इसी प्रकार से अधिकारियों को आधुनिक बनाने एवं युद्ध स्तर के लिए तैयार करने के लिए एकलव्य पोर्टल लॉन्च किया गया है भारतीय सेना द्वारा। अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए अन्य दर पर पोर्टल लॉन्च किया गया है भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। संज्ञान ऐप को लॉन्च किया गया भारतीय सुरक्षा बल द्वारा। सारथी 2.0 ऐप को लॉन्च किया गया सेबी द्वारा। और प्रवाह पोर्टल जो लॉन्च किया गया है आरबीआई द्वारा। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया गया, तो आरबीआई लॉन्च किया गया। संज्ञान पोर्टल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने इसे लॉन्च किया है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो सम्मेलन देखेंगे 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनान एक्सिस कनाडा में इसका आयोजन किया गया था, और यह तो 51वां हुआ। 52वां जो आपका होगा ये फ्रांस 2026 में इसका आयोजन होगा, और 2025 में आयोजन हुआ था 51वां। ये आपका कनान एक्सिस ये आपका कनाडा में स्थित है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 जो आयोजित किया गया था वह 26 और 22 मई 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 मई 2025 को रॉटरडैम जो नीदरलैंड में है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत जो है 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक लक्ष्य पहुंचने का लक्ष्य है। यह लक्ष्य बेहद इंपॉर्टेंट 2070 वाला भी और 2047 वाला भी है। लेकिन शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, आगे की आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं जो बैठक आयोजित हुई 2025 में वह 20 से 24 जनवरी 2025 तक यह जो है दावोस जो स्विट्जरलैंड है वहां पर इसकी बैठक आयोजित की गई थी विश्व आर्थिक मंच की। 9वीं क्वाड विदेश मंत्री जो बैठक आयोजित की 2025 में 21 जनवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी अमेरिका में जो इसका आयोजन किया गया था। आप लोग जानते हैं क्वाड जो है 4 देशों का एक समूह है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान जो है ये 4 देश सम्मिलित हैं। 9वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन जो है 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया था। और 20वां जो आपका सम्मेलन होगा ये आपका इसकी जो मेजबानी 2025 में करेगा वो आपका दक्षिण अफ्रीका जो है G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी आपका दक्षिण अफ्रीका करेगा। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का जो आयोजन है वह 11-12 नवंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में किया गया था। और COP30 जो आयोजित होगा 2025 में ये बेलेम शहर ब्राजील में इसका आयोजन किया जाएगा। तो दोनों याद कर लीजिए, 29वां आपका बाकू में, 30वां आपका ब्राजील बेलेम शहर ब्राजील वहां पे 2025 में आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार से 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन किया गया है वह 22 से 24 अक्टूबर 2024 को कजान शहर रूस में इसकी आयोजन किया गया है, और अध्यक्षता जो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी अध्यक्षता की है। 17वां ब्रिक्स का सम्मेलन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो इसका आयोजन किया गया है 17वां ब्रिक्स का सम्मेलन। 16वां जो हुआ था कजान रूस में हुआ था, 17वां आपका ब्राजील में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें जो है प्रतिभाग किया था। एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक, इसका आयोजन जो है 15-16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 9 से 11 जुलाई 2024 को वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया गया था, और 35वां जो 2025 में होगा हेग नीदरलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। 2027 में 11वें विश्व जल मंच की जो मेजबानी करेगा वह सऊदी अरब करेगा, और 2024 में जो है 10वां विश्व जल मंच की मेजबानी किया था बाली इंडोनेशिया कर रहा था। तो यह जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है सम्मेलन रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ राष्ट्रीय सम्मेलन को देख लेते हैं हम लोग। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया है यह इस बार भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया है 8 से 10 जनवरी 2025 तक। आप लोग जानते हैं कि प्रवासी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, और इसी दिन जो है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आए थे। इसमें जो है मुख्य अतिथि क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जो त्रिनिदाद और टोबैगो को राष्ट्रपति हैं, यह जो मुख्य अतिथि रहे हैं। और इस बार जो थीम रखी गई थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान इस बार थीम थी। और 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने जो है पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की जो पहली यात्रा शुरू की थी जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना की गई थी। और 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है
27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से जो है सम्मानित भी किया था। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो 2024 आयोजित किया गया था, यह नई दिल्ली में 5-6 नवंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है, ये मुंबई, महाराष्ट्र में 3-4 सितंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सप्रेस 2024 जो है एक्सपो जो 2024 का आयोजन जो है देहरादून उत्तराखंड में 12 से 15 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन जो है नई दिल्ली में 15 से 18 अक्टूबर 2024 तक किया गया था। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया था 11 से 13 सितंबर 2024 तक, और पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है लखनऊ में 4-5 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। इसी प्रकार से 8वां धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है अहमदाबाद गुजरात में किया गया था, और इसके जो मुख्य अतिथि थे वह हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी इसके मुख्य अतिथि थे। कुछ प्रमुख ऑपरेशन उसको भी देख लेते हैं हम लोग। 2024-25 में जो आयोजन ऑपरेशन चलाए गए थे, ऑपरेशन सिंधु जो है ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान जो है भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन चक्र 5 जो है ये सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ चलाया गया था ऑपरेशन चक्र 5। परीक्षा में सीधे पूछेगा ऑपरेशन चक्र 5 किसके द्वारा चलाया गया था, तो सीबीआई द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए जो है ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। ऑपरेशन सद्भाव जो है भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित जो है म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए चलाया था ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन कन्विक्शन जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन को कम करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट जो है ये वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए किए थे। ऑपरेशन इंद्रावती जो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था। और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था। जो बच्चे अपने परिवार से छूट गए थे कहीं, उनको मिलाने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 यह इस बार टोटल जो है 4 लोगों को दिया गया है, और इसमें जो पुरस्कृत राशि होती है वो 25 लाख रुपए जो पुरस्कृत राशि होती है। यहाँ पे 4 लोगों को दिया गया है। आप लोग इनके खेल को भी जानते रहिए। डी गुके जो है ये शतरंज खिलाड़ी है, हरमनप्रीत जो है हॉकी खिलाड़ी है, प्रवीण कुमार जो है पैरा एथलेटिक्स है, और मनु भाकर जो आपके शूटिंग के खिलाड़ी हैं। यह जो है 4 लोगों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, और इसकी पुरस्कृत राशि 25 लाख रुपए है। और अर्जुन अवार्ड 2024 दिया गया टोटल 32 लोगों को, और यह जो है टोटल इसमें पुरस्कृत राशि आपकी 15 लाख रुपए है। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर जो नवीनतम होते अक्सर पूछा जाता है, 84वें नंबर के जो है टोटल वर्तमान में 89 जो है ग्रैंड मास्टर हैं। 84वें नंबर वैशाली रमेश बाबू है, 50वें आपका श्याम निखिल पी है, 86वें श्री हरि LR है, 87वें आपका हरिकृष्णन AR हैं, और इसी प्रकार से दिव्या देशमुख जो आपके 88वीं है, और 89वें आपके रोहित S कृष्णा है। यह टोटल जो है भारत के 89 ग्रैंड मास्टर जो है हो चुके हैं। तो ये आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।